ओके। हेलो अरिजीत, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी तो खैर गुड आफ्टरनून है। प्लीज कंफर्म मी इफ आई एम लाइव, ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज कंफर्म मी गाइस इफ आई एम लाइव, ऑडिबल एंड विजिबल। कंफर्म करें फास्ट। यस, यस, यस। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कंफर्म करें बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। गोलू, यस कंफर्म है। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कंफर्म करें। लेट्स बिगिन। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज अपना इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट क्लास है और आज इनडायरेक्ट टैक्स में अपने बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का क्लास है, यहाँ पे अपने 100% पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक्स पे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बेसिक्स का आपका 3 क्लास होगा, 3 लेक्चर होगा। बेसिक्स में अपने अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरमीडिएट में इनडायरेक्ट टैक्स का अल्टीमेटली आपके एग्जामिनेशन को लेके एवरीथिंग आईडीटी का ये 3 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट जीएसटी विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। 3 क्लास में आपको पूरा बेसिक आइडिया हो जाएगा, पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली जीएसटी में अपने है, अपने को क्या लेकर चलना है। ठीक है, अपने को अल्टीमेटली जीएसटी में क्या लेकर चलना है, क्या क्या अपने पढ़ने वाले हैं, वो अपने को जो है इस 3 बेसिक्स क्लास में समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में अपने किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे क्या लेक्चर्स एंड ऑल एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इन दी ओरिएंटेशन क्लास। अभी आज मैं किक स्टार्ट कर रहा हूं मेरे बेसिक्स चैप्टर के साथ। बेसिक्स ऑफ जीएसटी में हम लोग बेसिकली तीन लेक्चर में अपने अल्टीमेटली पूरा बेसिक्स ऑफ जीएसटी में जीएसटी का रियलिटी समझ जाएंगे दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि आईडीटी के लिए कॉपी मेंटेन करेंगे। मैं कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, चार्ट्स बनवाऊंगा आपसे, जो कि आपको एग्जाम के रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। अल्टीमेटली एग्जाम के पहले जो आपको रिवीजन करना होगा वो आपको बेसिक्स में जो भी आप, या इनफैक्ट सारे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स है जो मेरे को आपसे बनवाने हैं, वो मैं आपको कॉपी में बनवाते चलते रहूंगा। ठीक है, तो आपको जो है एक कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा जीएसटी के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम टाइम में सर। ठीक है, तो चलो सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस। डीटी आईडीटी टैक्सेशन में आपका इंटरमीडिएट में 2 पार्ट है। डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा स्कोरिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा इजियर है टू रिमेंबर, इजियर टू अटेम्प्ट, इजियर टू गेन मार्क्स। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं इंटरमीडिएट लेवल पर कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू डीटी। चलो डीटी तो चलो बनता ही है फोकस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आईडीटी में भी आपका इक्वल से भी ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज आईडीटी थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा ज्यादा रूल बेस्ड है, और बहुत ज्यादा होता है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आईडीटी में जो है इजिली आप क्रैक करके बना सकते हो। डीटी इज अ ह्यूज, डीटी बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है। डीटी का नेचर जो हमारे कंट्री में है, वहाँ पे बहुत लॉज एंड ऑल है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेसीज इंस्टीट्यूट सम्स में क्रिएट कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्त ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप आसानी से जो है 50 में से आसानी से 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको नोटिंग कराऊंगा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, मैं एवरीथिंग समझा दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या नोटिंग करना है क्या नहीं करना है। बट इफ एनी स्टूडेंट वांट्स कि नहीं सर आपका सारा लेक्चर, आपका सारा मैं खुद से नोट करूंगा, मेरा आदत है नोट करने के लिए, तो यू आर फ्री, आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नोट करेंगे साथ साथ तो बेटर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगे नहीं सर मैं क्लास के बाद नोट कर लूंगा, इसका जो पीडीएफ है आप हमें दे देना, तो पीडीएफ आपको ना ड्राइव लिंक में मिल जाएगा क्लास स्लाइड्स में, वो आप इजीली वहां पे देख सकते हो। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अपना सबसे पहला स्टार्ट होगा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सर इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है। तो गाइस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ आईडीटी। अभी मैं कोई डाउट नहीं लेने वाला, अभी मैं 100% पढ़ा रहा हूँ, फुल फोकस में मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है तो आप लोग प्लीज क्लास के लास्ट तक वेट करो, एक बार हमारा लेक्चर ओवर हो जाएगा फिर मैं डाउट लूंगा सर। और अगर आपको किसी मेरे टीम से रिलेटेड कोई जनरल डाउट है, कोई एडमिशन रिलेटेड डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जब मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, तो सबसे पहले आप ये समझो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बेसिक नेचर होता है, इट इज लेविड ऑन गुड्स as well as it is levied on services. It is levied on goods as well as it is levied on services. ठीक है, जब मैं बोलता हूं levied on goods and services, यहां पे एक और पॉइंट आता है, it is levied on one person but collected from another person. That is why we call this tax as indirect tax. तभी हम बोलते हैं कि ये एक indirect tax का नेचर है। सर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली आप जानते हो जीएसटी के बारे में। मिस्टर ए कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट को, तो मिस्टर ए क्या दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। मिस्टर ए क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सर्विस। अगर मैं बोलूं मिस्टर ए कर रहा है सर्विस, प्रोवाइड कर रहा है, तो मिस्टर ए यहां पर माना जाएगा सप्लायर और ये स्टूडेंट माना जाएगा रेसिपिएंट। ये स्टूडेंट माना जाएगा रेसिपिएंट जो कि रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है ये सर्विसेज। किससे रिसीव कर रहा है, सप्लायर से ये सर्विसेज रिसीव कर रहा है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करना हुआ, इसको हम बोलते हैं सप्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो अल्टीमेटली मिस्टर ए कौन हुआ, सप्लायर हुआ। वो अपने स्टूडेंट को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। रेसिपिएंट सर्विस दे रहा है, रेसिपिएंट को सर्विस दिया जा रहा है। अल्टीमेटली वो क्या चीज, उसको अपने बोलते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली नोन एज, इसको अपने क्या टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं, किस पॉइंट पे टैक्स लग रहा है, इसको बोलते हैं सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो अल्टीमेटली ये जो सप्लाई कर रहा है, ये क्या चीज का सप्लाई कर रहा है, ये सर्विस का सप्लाई कर रहा है। ये क्या चीज का सप्लाई कर रहा है, सर्विस का सप्लाई कर रहा है। तो ये मिस्टर ए अल्टीमेटली एक वैल्यू चार्ज करेगा अपने स्टूडेंट से। मिस्टर ए एक वैल्यू चार्ज करेगा अपने स्टूडेंट से। उस वैल्यू को मान लो, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 10,000 रुपीज का फीस है। मिस्टर ए अपने स्टूडेंट से 10,000 रुपीज का फीस चार्ज करता है। मान लो वो 10,000 कलेक्ट नहीं करेगा। मिस्टर ए जो फीस चार्ज करेगा, मिस्टर ए जो फीस रिकवर करेगा अपने स्टूडेंट से, उस 10,000 पे मिस्टर ए को जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा। मिस्टर ए को जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि जीएसटी का रेट यहां पर 18% है। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि जीएसटी का रेट यहां पर 18% है, तो टोटल जो
वैल्यू होगा जो मिस्टर ए अपने रेसिपिएंट से चार्ज करेगा, दैट विल बी 18% ऑफ 10,000, और इस 18% पे 1800 रुपीज उसको अपने कस्टमर यानी उसको अपने रेसिपिएंट यानी उसको अपने स्टूडेंट से कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो टोटल वैल्यू है, आई रिपीट, ये जो टोटल वैल्यू है ये अपने जो है रेसिपिएंट यानी स्टूडेंट से वो चार्ज करेगा। तो ये हो गया मेरा टोटल इनवॉइस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनवॉइस वैल्यू। इतना का वो इनवॉइस है जो मिस्टर ए अपने स्टूडेंट से चार्ज करेगा। इतना का जो इनवॉइस है जो मिस्टर ए अपने स्टूडेंट से चार्ज करेगा, यानी 11,800। अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि मिस्टर ए ने सर्विस दिया अपने स्टूडेंट को, उसने सर्विस दिया, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड किया, तो मिस्टर ए एक सप्लायर है, रेसिपिएंट हो गया उसका स्टूडेंट। मिस्टर ए ने क्या किया सर? मिस्टर ए ने सप्लाई किया सर्विस। मिस्टर ए ने सप्लाई किया सर्विस, मिस्टर ए ने क्या वैल्यू चार्ज किया? 10,000, उसमें जीएसटी चार्ज किया। तो ये जो जीएसटी चार्ज किया, मुझे बताओ अल्टीमेटली ये जो जीएसटी चार्ज किया गाइस, इस जीएसटी का बर्डन किस पर आया? इस जीएसटी का बर्डन डायरेक्टली किसके पॉकेट में आया? इस डायरेक्टली का बर्डन सीधा स्टूडेंट के पॉकेट में आया। अल्टीमेटली चार्ज कौन कर रहा है? मिस्टर ए चार्ज कर रहा है, सप्लायर चार्ज कर रहा है। किसके पॉकेट से ये रिकवर किया जा रहा है? ये रेसिपिएंट के पॉकेट से रिकवर किया जा रहा है। तो पॉइंट यहां पे एकदम सिंपल है कि मिस्टर ए बीइंग द सप्लायर, मिस्टर ए इज लेविंग द जीएसटी। मिस्टर ए क्या कर रहा है? लेवी कर रहा है। बट अल्टीमेटली कलेक्शन कौन कर रहा है? कलेक्शन किससे हो रहा है? कलेक्शन कस्टमर से हो रहा है, कलेक्शन रेसिपिएंट से जो है किया जा रहा है। कलेक्शन कस्टमर जो है रेसिपिएंट से किया जा रहा है, और मिस्टर ए जो सप्लायर है वो लेवी कर रहा है। तो अल्टीमेटली टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है? 11,800। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या? 11,800। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग मुझे बताओगे कि मिस्टर ए के लिए ये क्या होगा? मिस्टर ए के लिए सबसे पहले बताओ रेवेन्यू क्या होगा, और मिस्टर ए के लिए सबसे पहले बताओ कि मिस्टर ए का जीएसटी लायबिलिटी क्या होगा। मिस्टर ए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना देगा और मिस्टर ए अपने पास कितना रखेगा? मुझे फटाफट सोच के बताइए, ठीक है? मुझे फटाफट सोच के बताइए कि मिस्टर ए की रेवेन्यू क्या होगी, मिस्टर ए का सेल्स कितना होगा, और मिस्टर ए अपने बुक्स में कितना जीएसटी लायबिलिटी शो करेगा, यानी कि मिस्टर ए इज लायबल टू पे हाउ मच जीएसटी। तो गाइस यहां पर जो जीएसटी लायबिलिटी आएगी वो मिस्टर ए के लिए 1800 रुपीज आएगी। अल्टीमेटली मिस्टर ए इज सपोज टू पे 1800 टू दी गवर्नमेंट। मिस्टर ए अल्टीमेटली कितना पे करेगा? मिस्टर ए अल्टीमेटली 1800 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। और मिस्टर ए अल्टीमेटली चार्ज, मिस्टर ए का टर्नओवर कितना है सर? मिस्टर ए का जो टर्नओवर होगा वो 10,000 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए भले 11,800 रिकवर कर रहा है, बट मिस्टर ए का जीएसटी लायबिलिटी क्या होने वाला है? 1,800। मतलब मिस्टर इज जस्ट कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली मिस्टर इज गोइंग टू व्हाट? ये लेवी कर रहा है, प्लस मिस्टर ए क्या करेगा? इट विल डिपॉजिट दिस टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट। मिस्टर ए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये टैक्सेस डिपॉजिट कर देगा सर, ठीक है? तो रेवेन्यू कितना हुआ? 10,000 हुआ। इस पे जीएसटी लायबिलिटी कितनी हुई? 1800 हुई। लेवी प्लस डिपॉजिट टू दी गवर्नमेंट। तो यहां पर कलेक्शन जो है ये कंज्यूमर से किया जा रहा है, और लेवी किस पर हो रहा है? सप्लायर पर हो रहा है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एक चीज सोचना बेटा, अब आप एक चीज सोचना, एकदम सिंपल आपके सामने एक चीज रख रहा हूं। सर मुझे बताओ सर इसका एंट्री क्या होगा? इसके बुक्स में एंट्री क्या होगा? चलो अकाउंट से कनेक्ट करते हैं। मिस्टर ए अल्टीमेटली सेलर है, या मिस्टर ए एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर है, तो मिस्टर ए के बुक्स में एक तरीके से इनकम आ रहा है, और स्टूडेंट्स का एक्सपेंस है। तो मान लो मिस्टर ए के लिए आप इसको एंट्री क्या ट्रीट करोगे? तो सर यहां पर मिस्टर ए के लिए क्या हो गया? अल्टीमेटली सेल्स हो गया। तो यहां पर क्या होगा? मिस्टर ए के लिए मान लो ये डेटर हो गया, डेटर हो गया बेसिकली स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो मिस्टर ए कितना रिसीवेबल के लिए ड्यू है? 11,800। और मिस्टर ए का सेल्स कितना हो जाएगा? 10,000। और मिस्टर ए कितना पे करेगा टैक्सेस गवर्नमेंट को? 1800। अब इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? जब मिस्टर ए टैक्स पे कर देगा तो उसका नेक्स्ट एंट्री होगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कितना? 1800 डेबिट टू बैंक। वो अल्टीमेटली कितना पे करेगा? 1800 वो पे कर देगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटर्स। अल्टीमेटली उसको रियलाइज कितना करना है? डेटर से पूरा 11,800 वो रियलाइज कर लेगा। दिस इज हाउ द अकाउंटिंग वर्क्स। आई रिपीट गाइस, दिस इज हाउ द अकाउंटिंग वर्क्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के बुक्स में इसी तरीके से जो है वो अकाउंटिंग वर्क करेगा सर।
क्लियर हुआ अभी तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है? नहीं सर, एकदम क्लियर है। ये आउटपुट टैक्स अपने बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोला जाता है चार्ज, चार्ज दैट इज फ्रॉम रेसिपिएंट। अल्टीमेटली अपने रेसिपिएंट से जो कलेक्ट करते हैं इसको अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अल्टीमेटली अपने जो रेसिपिएंट से कलेक्ट करते हैं इसको अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये हो गया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो कि अल्टीमेटली सप्लायर के लिए होता है, जो कि अल्टीमेटली सेलर के लिए होता है। अब एक बार आप समझो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अब अपने समझते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट यानी कि स्टूडेंट के लिए क्या होगा? स्टूडेंट के लिए क्या होगा सर? स्टूडेंट का क्या है? स्टूडेंट के लिए तो एक्सपेंस है। स्टूडेंट के लिए क्या है? स्टूडेंट के लिए क्या है? स्टूडेंट के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको क्या करेगा? जैसे मान लो यहां पर स्टूडेंट को आपने इनवॉइस दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000, उस पर जीएसटी आपने लगाया 11,800, टोटल इनवॉइस वैल्यू 11,800 आया। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको क्या दिखाएगा? स्टूडेंट इसको एक्सपेंस दिखाएगा। स्टूडेंट इसको क्या दिखाएगा? स्टूडेंट इसको एक्सपेंस दिखाएगा, एक्सपेंस। अब मुझे बताओ रियलिटी में गाइज अगर देखें, रियलिटी में उसको अल्टीमेटली 10,000 रुपीज का उससे चार्जेस लिया गया है। ये जो 1800 है ये तो उससे टैक्स लिया गया है, ये तो उससे क्या लिया गया है? टैक्स लिया गया है। तो स्टूडेंट के लिए मुझे बताओ, अगर सप्लायर के लिए ये आउटपुट आप बोल रहे हो, सप्लायर के लिए क्या बोल रहे हो? सप्लायर के लिए यू आर कॉलिंग इट एज आउटपुट, तो स्टूडेंट के लिए क्या होगा? ये स्टूडेंट के लिए, आप लोग के लिए क्या होगा? स्टूडेंट के लिए इसको माना जाएगा इनपुट, स्टूडेंट के लिए इसको माना जाएगा इनपुट। तो बात यहां पे एकदम सिंपल सी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आई रिपीट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें अलग से इनपुट जीएसटी अकाउंट, आई रिपीट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या? क्रेडिटर, टू क्या? क्रेडिटर। अल्टीमेटली क्रेडिटर बोल लो या मिस्टर ए बोल लो, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर ए सप्लायर है, तो स्टूडेंट के लिए मिस्टर ए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। तो सर एक्सपेंस कितना लग गया होगा? 10,000। इनपुट जीएसटी कितना हो गया? 1800। और अल्टीमेटली स्टूडेंट को कितना पे करना है? 11,800। अब ये इनपुट का मतलब क्या हुआ, इसको अपने डिटेल में समझेंगे। इनपुट इज व्हाट? इनपुट इज नथिंग बट द टैक्स which has been charged, which has been charged or which has been collected, ठीक है, फ्रॉम दी रेसिपिएंट। अल्टीमेटली रेसिपिएंट से जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, अल्टीमेटली रेसिपिएंट से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो गाइज एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर हम बोलते हैं सप्लायर, तो सप्लायर के लिए जो आउटपुट टैक्स होता है, सप्लायर के लिए जो आउटपुट टैक्स होता है, वही चीज रेसिपिएंट के लिए क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है। वही चीज रेसिपिएंट के लिए क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है। तो ये आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स का फंडा एकदम क्लियर करना। आउटपुट टैक्स इज व्हाट? द टैक्स व्हिच हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट, एंड रेसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स का द टैक्स व्हिच हैज बीन चार्ज्ड, द टैक्स व्हिच हैज बीन चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट से जो चार्ज किया गया वह टैक्स है, जैसे आउटपुट टैक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हम लोग हमेशा किसके लिए बात करते हैं? आउटपुट टैक्स हम लोग हमेशा सप्लायर के लिए बात करते हैं, और इनपुट टैक्स हम लोग हमेशा रेसिपिएंट के लिए बात करते हैं। दिस वी कॉल इट एज इनपुट टैक्स फॉर द रेसिपिएंट। क्लियर है सर? तो सर ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेवी ऑन वन पर्सन, कलेक्शन फ्रॉम अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ऐसे बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं इंडिया में। ऑब्वियसली अभी जो प्राइमरीली इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंडिया में लगता है कस्टम ड्यूटी। करेंगे हम लोग उसके ऊपर बात, आप टेंशन मत लो। अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, ठीक है। इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मानते हैं, सोर्स बेस्ड नहीं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स तो इनकम पर लगता है, इनकम जो कमा रहा है उस पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कभी भी इनकम पर नहीं लगता। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जनरली बोलते हैं कंजम्पशन टैक्स, हम बोलते हैं बिजनेस टैक्स, या फिर टैक्स ऑन कंजम्पशन, टैक्स ऑन कंजम्पशन। अल्टीमेटली गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है बेटा। तो अल्टीमेटली गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लग रही है, ठीक है,
ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स लग रही है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपका जो है कमांड रहेगा। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेस्टिनेशन मतलब उत्पादन करने पे अब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है कंजम्पशन करने पे। जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, जब एक हैंड से दूसरा हैंड्स पे ट्रांसफर हो रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। किस पे लगेगा? हमने बताया था लेवी ऑन वन पर्सन बट कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। सप्लाई पे लेवी किया जाता है। अल्टीमेटली जीएसटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जीएसटी अल्टीमेटली किस पॉइंट पे लग रहा है? सप्लाई करने पे लग रहा है। क्या चीज का सप्लाई करने पे लग रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने पे जीएसटी लगता है। किस पे जीएसटी लगता है? किस पे जीएसटी लगता है? सप्लायर पे जीएसटी लगता है। और रेसिपिएंट कौन है? स्टूडेंट है। रेसिपिएंट कौन है? स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट रेसिपिएंट है उस पे जीएसटी लगता है। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी अल्टीमेटली कलेक्ट किया जाएगा वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करता है? ये सप्लायर करता है। और ये उसके लिए क्या माना जाता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और रेसिपिएंट के लिए क्या माना जाता है? इनपुट जीएसटी। तो ये है एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं कि सर एक बार आप जीएसटी के बारे में बताए तो हमें एक बार आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले इंडिया में लगता था उसके बारे में भी बता दीजिए। तो देखो उसके बारे में भी बता देते हैं कि अर्लियर जो हमें इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता था वो क्या, किस तरह के टैक्सेस जो अल्टीमेटली है वो पहले लगते थे। तो अर्लियर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, आइए उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए अपने बात करते हैं गुड्स पे कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइमरली इंडिया में लगते थे। ठीक है, तो अगर मैं गुड्स का बात करूं तो गुड्स में प्राइमरली इंडिया में सबसे पहले लगा करता था एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, आज भी इंडिया में ये एक्साइज ड्यूटी लगता है, बट अब मेजॉरिटी केसेस में एक्साइज नहीं लगता है, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे आज भी इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? मैन्युफैक्चर। ठीक है, whenever I manufacture any goods, whenever any goods has been produced, तो जब भी कोई गुड्स की मैन्युफैक्चर होती थी तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाया करता था। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता था, जैसे मान लो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ तो जैसे मैन्युफैक्चर हुआ तो उसमें गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज ड्यूटी हैज टू बी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये कौन पे करता था? ये मैन्युफैक्चरर पे करता था। ठीक है, मैन्युफैक्चरर पे करता था। कब पे करता था? ये पे करता था अपने गुड्स को रिमूव करने पे, यानी जब ये गुड्स वो सेल करता था, जब ये अपने फैक्ट्री से निकाल देता था, तब उसको इस पे एक्साइज ड्यूटी पे करने पड़ती थी। तो एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे। नेक्स्ट जो ड्यूटी लगता था या टैक्स लगता था जिसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या बोलते थे? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, इसको हम बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, सीएसटी जिसको हम बोलते थे। सीएसटी किस पे लगता था? सीएसटी लगता था जब गुड्स वन स्टेट से दूसरे स्टेट पर सेल हो रहा है, इंटर स्टेट सेल पर सीएसटी लगता था। व्हेन गुड्स हैज बीन सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मान लो बंगाल में आप लोकेटेड हो, आप महाराष्ट्र में किसी को सेल कर रहे हो, आप महाराष्ट्र में ये गुड्स किसी को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो उस गुड्स को सेल करने पे वेस्ट बंगाल में क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जिसको हम बोलते हैं सीएसटी। सीएसटी किस पे लगता था? इंटर स्टेट सेल पे लगता था। जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट पर अपने सेल करते थे तो वहां पर सीएसटी लग जाता था दोस्त। ठीक है, जब अपने एक स्टेट से दूसरा स्टेट सेल करते थे तो वहां पे सीएसटी लग जाता था। तो ये था सेकेंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या होता था? नेक्स्ट है जब आप लोकल सेल करते थे, लोकल सेल मतलब विद इन द स्टेट। ठीक है, तो वहां पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स। क्या लगता था? वहां पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको अपने बोलते हैं वैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स होता था जिसको हम बोलते हैं स्टेट वैट। इसको हमने क्या बोलते थे? स्टेट वैट। अब ये जो वैट होता था ये अल्टीमेटली किस पे लगता था पता है? ये विद इन द स्टेट सेल पे लगता था। यानी विद इन द स्टेट अगर कोई गुड सेल कर रहा है, विद इन द स्टेट अगर कोई गुड सेल कर रहा है, लोकल सेल कर रहा है, अपने स्टेट के अंदर में सेल कर रहा है, जैसे मान लो बंगाल टू बंगाल सेल कर रहा है या महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल कर रहा है, तो वहां पर क्या लग जाता था? वहां पर लग जाता था आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो जो भी प्राइस पे सेल कर रहा है उस पे वैट लग जाता था, उस पे वैट अप्लाई होता था और उस पर जो है वैल्यू एडेड टैक्स लग जाया करता था। नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट वैल्यू एडेड टैक्स के बाद आता था एंट्री टैक्स। ठीक है,
बहुत सारे स्टेट्स में एंट्री टैक्स लगता था। अब जैसे मान लो कोई गुड्स किसी का स्टेट बाउंड्री में एंटर किया, मान लो बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, सबका स्टेट बाउंड्री है। इफ गुड्स आर एंटरिंग, ठीक है, इफ गुड्स आर एंटरिंग इनटू द स्टेट, तो एंट्री पर टैक्स लगता था। एंट्री ऑफ गुड्स इन एनी स्टेट, जब कोई गुड्स किसी स्टेट में एंटर करता था तो वहां पर टैक्स लगता था एंट्री करने पे। तो एंट्री टैक्स लगता था सर, एंट्री टैक्स, जो कि स्टेट अपने एंट्री कोई भी गुड्स के एंट्री पर अपने स्टेट के बाउंड्रीज के अंदर में, तो वहां पे वो एंट्री टैक्स लगाता था। तो एंट्री टैक्स भी इंडिया में पहले लगता था, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, कस्टम ड्यूटी नहीं अबॉलिश हुआ है, कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, खाली नॉलेज के लिए समझ के रखो। कस्टम ड्यूटी है बेसिकली इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया। इफ आई एम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग एनी गुड्स इन इंडिया, अगर मैं कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं या मैं कोई गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं या मैं कोई गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो वॉट एवर गुड्स आई एम इंपोर्टिंग इनटू इंडिया और वॉट एवर गुड्स आई एम एक्सपोर्टिंग आउटसाइड इंडिया, तो ये गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर मेरे को क्या देना पड़ता है, मेरे को देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। तो मैं इंपोर्ट किया या फिर मैं इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया, तो मैं अगर इंडिया के बाहर इंपोर्ट किया, इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया, तो मुझे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। या फिर मैं इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया तो मुझे कस्टम ड्यूटी सेलेक्टेड कमोडिटीज, नहीं सेलेक्टेड, बहुत सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है जब आप गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, बिकॉज एक्सपोर्ट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री। एक्सपोर्ट करने पे क्या हो कि आपको फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है। तो अगर अपने एक्सपोर्ट करते हैं, वॉट एवर वी एक्सपोर्ट वी गेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, एंड इफ वी गेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया दैट इज हेल्पिंग बूस्टिंग इकोनॉमी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर इंप्रूव, ग्रोथ आता है, इकोनॉमी डेफिनेटली, बैंक अच्छे परफॉर्म करते हैं अगर वहां पे अपना फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली कम हो जाता है। तो सर एक्सपोर्ट करने पर अपना टैक्स इंडिया में जो है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट रखने के लिए एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्स नहीं लगाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेटली किसको हर्ट करेगा, कस्टमर को हर्ट करेगा। अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करने पे टैक्स लगा देंगे तो सर जो हमारा फॉरेन कस्टमर है वो हम लोग से गुड्स कभी नहीं खरीदेगा, वो बोले नहीं यार ये कंट्री तो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाता है। तो वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाती है, तो सेम पॉलिसी इंडिया का भी है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे ही टैक्स लगाता है, जहां पे इंडिया डिमोट करता है कि भाई कस्टमर को, मतलब एक्सपोर्टर्स को इंडिया में बेचना चाहिए, वो प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट बेसिकली एक तरीके से ड्यूटी लगा देती है। तो वो कस्टम ड्यूटी जो है आपका इस तरीके से लगता है। कस्टम ड्यूटी का एक बेसिक्स है, वो हमने बता दिया आपको, डिटेल में हम लोग आने वाले क्लासेस में सब कुछ कवर करेंगे सर। ये था बेसिक्स की एक्साइज, सेंट्रल सेल्स, वैट, एंटी टैक्स, ऐसे तो और भी टैक्स लगता था, बेटिंग टैक्स, लॉटरी टैक्स, गैम्बलिंग, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, बहुत सारे के टैक्सेस जो है लगते थे बेटा। बट अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सर एक चीज आपको समझो कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल अथॉरिटी भी है। समझ में आ रहा है आपको? हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल अथॉरिटी भी है। सब लोग मिलकर जो है टैक्स कलेक्ट करते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमारा एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि everything is written in the constitution, and based on the constitution of India it has been established, based on the constitution of the India, based on the constitution of the India it has been established कि everything is been regulated under the constitution of the India, everything is established under the constitution of India कि कौन किस में टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन किस में क्या करेगा। तो सब चीज जो है वो आपको वहां पे जाके पता चल जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, कौन कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, किससे कलेक्ट करेगा, सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, वैट कलेक्ट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास था। आप समझोगे म्युनिसिपल टैक्स सुने होंगे, म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का पावर लोकल अथॉरिटी के पास है। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के पास, स्टैम्प ड्यूटी भी एक टैक्स होता है, आपको बताया जाएगा, उसका भी पावर गवर्नमेंट के पास है। तो दिस इज हाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अलग अलग टैक्सेस ड्यूटी कलेक्ट करने का पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनकम टैक्स कलेक्ट करने के इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारे मैटर्स डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपके माइंडसेट में होगा कि सर जीएसटी कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? जीएसटी कलेक्ट करने का पावर इक्वल सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है, बट इसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशन करना है कि भाई जीएसटी में भी अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, कुछ सेंट्रल के पास भी है, कुछ स्टेट के पास भी है, बट अल्टीमेटली रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड इक्वली। जो भी टैक्स की रेवेन्यू आईडीटी से आएगी दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली। मैं बता रहा हूं आईडीटी से मजेदार टॉपिक जो है ना आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। इट इज सो प्रैक्टिकली रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ। आप हर पॉइंट पे, आप घर से निकलते ही, आप सुबह उठते ही आप कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो आपको आइडिया नहीं है। आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट है आपने सब पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया है। आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है, ऑलमोस्ट सब तरह के प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग रही है, अनलेस एंड अनटिल वो बेसिक नेसेसिटी है उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट करके रखा है गवर्नमेंट। बट जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, एवरी सिंगल टूथपेस्ट से लेके ब्रश से लेके जो भी यूटेंसिल्स आप यहां तक कि अपने बाथरूम में सुबह जाते हो, आप जो शावर लेते हो वो शावर भी आपने परचेज कहीं से करके रखा है, उस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है। इनफैक्ट आप जो घर पे रह रहे हो, अगर आप उस पे रेंट दे रहे हो तो कुछ केसेस में रेंट एग्जेम्प्ट है, बट कुछ केसेस में रेंट पे जीएसटी लगता है। विल टॉक अबाउट दिस इन द फ्यूचर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप प्लीज एज अ लर्निंग सब्जेक्ट मानिए, not just for examination purpose but also for practical life, because it will open your mind like anything guys. It will open your mind like anything, and you will really enjoy this subject, but you have to understand every concept को समझना पड़ेगा, concept को अपने अंदर में उतारना पड़ेगा, तब जाके जो है आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे और प्रैक्टिकली चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने रियल लाइफ बेसिस पे। तो मैं तो देखो आपको खाली एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं, एग्जाम ओरिएंटेशन भी अपने लिए रेलेवेंट है, बट मोर देन दैट मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो ये तो था सर अपना बेसिकली गुड्स के ऊपर सारी बात। अब एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज पे पहले इंडिया में क्या लगता था? सर्विस टैक्स। ठीक है, इंडिया में पहले खाली एक ही टैक्स लगता था इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज में सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स कौन लगाता था? सर्विस टैक्स लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स हमेशा कौन लगाता था? हमेशा से सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया है, बट अब सर्विस टैक्स इंडिया में अबॉलिश हो चुका है। जैसे क्या? सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैंने कोचिंग वाला एग्जांपल दिया, पहले उस पर सर्विस टैक्स लगता था। मान लो वो 1 लाख रुपीस चार्ज कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर किसी भी सर्विस रिसिपिएंट को सर्विस देने के लिए, तो मैं उस पर पहले सर्विस टैक्स, मान लो सर्विस टैक्स 15% लगता था, तो सर्विस टैक्स 15% ले लिया, 1 लाख पे 15% करके 1,15,000 में कलेक्ट कर लेता था। तो ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करता था? ये 15,000 टैक्स तो गवर्नमेंट को दे दिया और बाकी 1 लाख खुद रख लिया। और ये जो सर्विस रेसिपिएंट है इसको 15,000 का ये हो गया इसके लिए इनपुट सर्विस। ये क्या हो जाता था इसके लिए? इनपुट सर्विस। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या होता था? आउटपुट। सर्विस प्रोवाइडर के लिए आउटपुट है तो किसी के लिए तो इनपुट होगा ना, क्योंकि ये ले रहा है और एक जन दे रहा है, तो जो दे रहा है देने वाले का नाम है आउटपुट, लेने वाले का नाम है इनपुट। तो यहां पर सर जो 15,000 है इनपुट सर्विस, ये सर्विस रेसिपिएंट जो है अल्टीमेटली इस पे चार्ज किया जा रहा है, और सर्विस रेसिपिएंट जो अल्टीमेटली 1,15,000 पे करता था। लेकिन अब ये सब हट चुका है, सर्विस टैक्स हट चुका है, एक्साइज हट चुका है, सीएसटी हट चुका है, वैट हट चुका है, एंट्री टैक्स हट चुका है, सब हट चुका है। अब सब लग रहा है सर जीएसटी। नाउ व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, आपको खाली समझना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब आपको खाली क्या समझना है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज कॉमनली लेविड ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। यानी कि ऐसा नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स खाली गुड्स पे लगता है या सर्विसेज पे लगता है, दोनों पे कॉमनली ये जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के फॉर्म पे। ठीक है, आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो समझाया है वो आपको बेसिक समझ में आया। देखो धीरे धीरे, हमको पता है काफी लोगों को ये सब चीज पता है, बट बेसिक्स ऑफ जीएसटी जो मेरा 3 क्लास होता है, मैं हमेशा इंश्योर करता हूं कि इसमें एवरीथिंग कंप्लीट वे में मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इसी के ऊपर आने वाले क्लासेस डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप इनिशियल क्लासेस को अच्छे से नहीं समझोगे तो आने वाले क्लासेस को भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे, जस्टिस नहीं कर पाओगे। द पॉइंट इज दिस। तो यहां पर आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हमने बात कर लिया, यहां पे जीएसटी आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अपने आओ धीरे धीरे अपने समझते हैं कि सर जीएसटी में अल्टीमेटली अपने को क्या समझना है, जीएसटी अल्टीमेटली इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, अपने एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर में कहां पे एंड किए थे? अपने अल्टीमेटली अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एंड किए थे। अब अपने बी पॉइंट के बाद अपने सी पॉइंट पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी, कि अल्टीमेटली जीएसटी में अपने को सर क्या क्या पढ़ना है, जीएसटी अल्टीमेटली क्या क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग आओ अपने समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको बेसिकली
आपको जीएसटी के पीछे जो है सराउंडिंग आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जीएसटी में अल्टीमेटली एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है, मैं बिट्स एंड पार्ट्स में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जीएसटी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई का। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट सप्लाई, जब मैं सप्लाई का बात करता हूं तो सबसे पहले आप ये चीज समझो कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सप्लाई, तो जीएसटी में सप्लाई क्या है? जीएसटी में सप्लाई को हम टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। जीएसटी में हम सप्लाई को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। यानी कि क्या करने पे जीएसटी लगेगा? लेवी होता है जीएसटी, लेवी होता है जीएसटी ऑन सप्लाई, लेवी होता है जीएसटी ऑन सप्लाई। यानी कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, अगर हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली द जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई है। अब ये चीज समझो कि जीएसटी जो सप्लाई पे लग रहा है, क्या चीज के सप्लाई पे लगता है? जीएसटी सप्लाई पे लगता है ऑफ गुड्स, ऑफ सर्विसेज और बोथ। आज मैं आपको थोड़ा सा जो है आइडिया देने वाला हूं कि सर अल्टीमेटली जीएसटी किस पे लग रहा है? गुड्स पे लग रहा है, सर्विसेज पे लग रहा है या बोथ पे लग रहा है? बोथ पे लगना मतलब समझ में आ रहा है? यानी आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी अगर सप्लाई कर रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा, आप ओनली गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा। ये पॉइंट इसलिए एकदम समझना दरकार है कि जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स पे भी लग सकता है, सर्विसेज पे भी लगेगा, दोनों पे भी लग सकता है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ठीक है लेवी होगी जीएसटी सप्लाई पे, सप्लाई का तो भैया बहुत बड़ा मीनिंग है, उसके ऊपर हम आएंगे, बट एक बार सर आप गुड्स का मतलब समझो हमें कि गुड्स का मीनिंग क्या होता है बेटा। तो गुड्स का मीनिंग होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मीनिंग होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी टेक्निकली ये बात सुनते आपके माइंड में एक चीज तो एकदम श्योर हो गया होगा कि सर बड़े बड़ी जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है ये गुड्स नहीं है। यानी अगर ये गुड्स नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो सर इस पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा। ये गुड्स नहीं है, इस पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा, ये एक तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स के डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। कोई भी चीज को आप मूव करा सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट डिसमेंटलिंग इट। ठीक है, ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, क्लास 11-12 में भी पढ़ा है। कोई भी चीज को अगर आप मूव करवा सकते हो विदाउट डिसमेंटलिंग इट, दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी गुड्स। उसको आप गुड्स बोल सकते हो। अल्टीमेटली उसको सप्लाई करने पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब मेरा एक पॉइंट यहां पर ये भी आता है सर व्हाट अबाउट अ लैंड? व्हाट अबाउट अ लैंड? मान लीजिए एक लैंड है, उस लैंड में बहुत सारे ग्रासेज है, बहुत सारे क्रॉप्स है। ठीक है, अब ये जो ग्रासेज है, जो क्रॉप्स है, जो लैंड में उगा हुआ है, एग्रीकल्चरल लैंड में उगा हुआ है, क्या वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे? क्या खाली क्रॉप्स? द आंसर इज यस, वो भी आएंगे अगर यू आर डिटैचिंग इट बिफोर सप्लाइंग अ लैंड। अगर आप उसको अलग से डिटैच करके उसको अलग से रिमूव कर लेते हो और उसको सेल करते हो तो यस, उस पे भी जीएसटी लगेगा, वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अंडर गुड्स। तो गुड्स का डिटेल में डेफिनेशन हम लोग आने वाले क्लासेस में भी देखेंगे। शॉर्ट में मैंने बताया, मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हूं। सर वैसे सर्विसेज का डेफिनेशन क्या होता है? सर्विसेज का डेफिनेशन बड़ा टिपिकल डेफिनेशन है जीएसटी लॉ में। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। ठीक है, ये बड़ा टिपिकल डेफिनेशन है। सर्विस मत कोई भी चीज अगर गुड्स नहीं है उसको गवर्नमेंट टेक्निकली उसको सर्विस मान लेगी सर। तो सर आप ये बोलोगे फिर तो मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है तो आप ये बोल सकते हो क्या कि ये गुड्स नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली सर्विस हो जाएगा? यस, टेक्निकली यस, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्निकली आप बोल सकते हो क्या सर्विस हो जाएगा? हाँ, लेकिन होगा नहीं, डोंट वरी। हम आगे आपको बहुत चीज डिस्कस करेगा, आपके साथ बहुत अच्छा बात करेगा, आपको मजा आ जाएगा बेसिक्स क्लास करके, पर आप समझो। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा मैं लूंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको क्लास के एंड में। अगर कोई क्वेरी होगा तो आपसे ले लूंगा, डोंट वरी सर। ठीक है, तो सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। इस चीज को आप ध्यान दो, अगर आप सप्लाई करते हो ना तो इस पे जीएसटी लग जाएगा, इस पे जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी अल्टीमेटली सप्लाई पे लगता है। क्या चीज का सप्लाई पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे जीएसटी लगता है। ठीक है, अब मैं इसी बीच आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूं पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, अल्टीमेटली सप्लाई का डेफिनेशन कंप्लीट कैसे होता है, सप्लाई को कैसे हमने
कॉन्स्ट्रू करके रखा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सप्लाई में सबसे पहले आता है पैरामीटर में, सप्लाई का सबसे पहला पैरामीटर होता है दैट सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले सप्लाई किसका होना चाहिए? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अल्टीमेटली सप्लाई किसका होना चाहिए? सप्लाई अगर होगा तो किसी गुड्स का होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे किसी चीज का सप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो आप लैंड बेच रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर आपने तो बोला सर्विस के डेफिनेशन में प्रॉपर्टी लैंड आ जाएगा। नहीं नहीं, आगे पढ़ेंगे, लैंड पे जीएसटी नहीं लगता है, इमोल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता। वो एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि टेक्निकली इसको जीएसटी नहीं लगता, उसको सप्लाई के स्कोप से बाहर कर दिया गया है। बट जीएसटी का पैरामीटर में एकदम क्लियर है, सप्लाई किसके लिए होना चाहिए बेटा? गुड्स के लिए होना चाहिए, सर्विसेज के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर है दैट सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मुझे एक चीज बताइए बेटा, अगर मैं आपको कुछ फ्री में दे रहा हूं, अगर मैं आपको कोई चीज फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं मतलब एक चीज समझो, मान लो आपको फ्री में कोई क्लासेस दिया गया, कोई स्कॉलरशिप का स्टूडेंट है, आता ही हम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्कॉलरशिप मांगने आता है, वो कोई एलिजिबल कैंडिडेट है, फाइनेंशियली इश्यूज है, हम डेफिनेटली उनको कंसिडर करके स्कॉलरशिप दे देते हैं। मान लो अगर उसको फ्री में 100% क्लासेस दिया गया, तो हम उसको सर्विस तो दे दिया, सप्लाई तो कर दिया, बट क्या हम कोई जीएसटी पे करने के लिए एलिजिबल होगा गवर्नमेंट से? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट रिसीविंग एनी कंसिडरेशन। तो मान लीजिए अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं एंड यू आर अ सर्विस रेसिपिएंट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, देन नो जीएसटी, नो सप्लाई। तो सप्लाई के लिए डेफिनेटली कंसिडरेशन होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के क्या सप्लाई करेंगे आप? बिना कंसिडरेशन के क्या सप्लाई लेंगे आप? कर सकते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देयर आर एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन का नाम है शेड्यूल 1, पढ़ाया जाएगा, अभी वेट करो। सर आप लोग, आई होप आप लोग ये सारा नोटिंग कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट नोट नहीं कर रहा है, एक बार वीडियो पॉज कर लो, स्टॉप कर लो, अभी तक मैंने जो पढ़ा है इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूं ताकि आपके माइंड में सब कुछ उतर भी आए और आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिख भी लो। तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, ये इसके एक्सेप्शन क्या है? शेड्यूल 1, इसके ऊपर हम बात करेंगे सर। नेक्स्ट होता है सर क्या? नेक्स्ट एक पॉइंट होता है कि सप्लाई, मुझे एक बात बताओ, जीएसटी जो है बेटा, जीएसटी अल्टीमेटली एक तरह का पता है बिजनेस टैक्स है, एक कमर्शियल टैक्स है, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन पे कभी नहीं लगता। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, मेरा एक पर्सनल कार है, गाड़ी, ठीक है। कार क्या है? कार एक तरह का गुड्स है। कार गुड्स कैसे हुआ? क्योंकि कार मूवेबल प्रॉपर्टी है। मेरा एक पर्सनल कार है, कार एक तरह का गुड्स है। कार क्या हुआ? कार एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, कार मेरा एक गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर मैं कार को बेच रहा हूं, तो सरकार क्या बोलती है? अगर आप कार को बेच रहे हैं तो डेफिनेटली इस पे जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरा पर्सनल कार है, मेरा कार सेल करना कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मैं अगर कार सेल करूंगा तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो पर्सनल कार है। पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि कोई भी चीज अगर आप बिजनेस के कोर्स में नहीं कर रहे हो, इफ इट इज नॉट योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उस पे जीएसटी कभी नहीं लगता है। जीएसटी हमेशा बिजनेस के कोर्स में लगता है, बिजनेस टैक्स माना जाता है। अगर कोई चीज पर्सनल है तो उस पे जीएसटी का कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो सर यहां पे एकदम क्लियर है दैट सप्लाई शुड बी, I repeat, supply should be in the course or furtherance of business. I repeat, supply should be in the course or furtherance of business. आपका जो सप्लाई है वो बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, बिजनेस के स्कोप में होना चाहिए। आपका जो सप्लाई है वो बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए और बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होना चाहिए। सर फर्दरेंस मतलब बात समझ में आ रही होगी कि सर फर्दरेंस मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोर्स मतलब बिजनेस के ड्यूरिंग। आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, वो बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस का भी डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसमें जीएसटी लग जाएगा, ये सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये था अपना तीसरा पॉइंट कि सर सप्लाई में पहला होता है दैट सप्लाई शुड बी फॉर अ गुड्स और सप्लाई शुड बी फॉर अ सर्विस और सप्लाई कैन बी फॉर बोथ। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन अगर नहीं आएगा तो सर उसमें सप्लाई कभी नहीं अट्रैक्ट होता है। सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो आपको पढ़ाया जाएगा कि नहीं, कभी बिना किसी कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो सकता है। विल टॉक अबाउट दैट इन शेड्यूल 1। थर्ड पार्ट होता है कि सप्लाई बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए, बिजनेस के फर्दरेंस के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है सर? सप्लाई जो होगा, इट शुड
बी अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब समझ में आ रहा है? टैक्सेबल सप्लाई इज अ सप्लाई जिसपे जीएसटी लगता है, ऑन विच जीएसटी इज लेविएबल। टैक्सेबल सप्लाई इज अ सप्लाई ऑन विच जीएसटी विल बी लेविड। सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज लेविड, जिसपे जीएसटी लग रहा है उसको हम टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। सर आपको पढ़ाया जाएगा जैसे लिकर है, ठीक है, लिकर अल्कोहल, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल पे जीएसटी, डीजल नहीं, किसी पे जीएसटी नहीं लग रहा है। इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा क्यों, सब कुछ वेट करो। तो सर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, तब आप उसको सप्लाई मानेंगे अल्टीमेटली जिस पे जीएसटी चार्ज हो रहा है। और लास्ट पैरामीटर आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं बस G/S लिख रहा हूं, G और /S यानी गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। यानी अल्टीमेटली ये जो सप्लाई करने वाला है ये कौन होना चाहिए सर? मुझे एक बात बताओ, एक स्टूडेंट या मान लो एक पर्सन है, उसका जीएसटी से कोई नाता रिश्ता नहीं है, नहीं, वो एकदम सिंपल, मान लो पुचका वाला है, एक पुचका वाला है बेटा, पुचका वाला है, एक सिंपल हॉकर है, स्ट्रीट साइड फूड वेंडर है, फूड बेच रहा है, कोई डल्ला लगा के रखा है, कोई नारियल पानी कोकोनट वाटर बेच रहा है, तो क्या आपको लग रहा है उनके बेचने पे भी जीएसटी लग रहा है? वो क्या जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं? आंसर इज नो। अल्टीमेटली जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है जो पर्सन टैक्सेबल पर्सन होता है, टैक्सेबल पर्सन होता है। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है मैं बताऊं? ये टैक्सेबल पर्सन होता है हु इज एक्चुअली रजिस्टर्ड इन जीएसटी। आप लोग सब इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, ऐसे ही थोड़ी ना हो, आप लोग ने एक रजिस्ट्रेशन फी पे किया है, आप लोग ने एक रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, आप इंस्टीट्यूट के एक आइडेंटिफाइड रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो। तो वैसे जीएसटी लॉ में भी आपको सबसे पहले जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इफ यू आर एक्चुअली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ मींस दैट यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और if you are not registered in GST, but very important, you have avoided registration, maybe because of some evasion techniques, you have not wanted to pay tax, but you are liable to take registration. GST में registration की liability आपकी आ गई है, क्योंकि आप ने registration को avoid किया by illegal means. You should be taking registration even if you are not actually registered, then also you will be considered to be a टैक्सेबल पर्सन। ये ऐसा क्यों किया गया? मान लो आज से मेरा रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई, ठीक है, आज से मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है बेटा, आज से मैं बन गया टैक्सेबल पर्सन। और आज से अगर मैं बन गया टैक्सेबल पर्सन, मैंने जो भी सप्लाई किया उस पर मेरे को जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना था, बट मैंने जीएसटी गवर्नमेंट को आज से पे नहीं किया। 3 महीने बीत गए, 3 महीना बाद गवर्नमेंट मेरे को पकड़ रहा है कि भाई तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी थी, तुम तो जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए। तो मैं कब से जीएसटी पे करूंगा पता है? 3 महीने पहले से, यानी आज से जब से मेरी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई है तब से मैं टैक्सेबल पर्सन माना जाऊंगा और टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं बट मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का एक प्रोसेस होता है, एक लायबिलिटी होती है, एक टाइम आता है कि कब लेनी पड़ती है आपको रजिस्ट्रेशन, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। और इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग अ सप्लाई, यानी एक चीज समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोलने जा रहा हूं, यहां नहीं लिखा है कि सप्लाई शुड बी मेड टू अ टैक्सेबल पर्सन। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सप्लाई टैक्सेबल पर्सन को करना पड़ेगा, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सप्लाई किसी भी पर्सन को करना पड़ेगा। ये दोनों बात नहीं कही जा रही है। हम क्या बोल रहे हैं? दैट सप्लाई शुड बी मेड बाय, करने वाला जो पर्सन है वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन यानी जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। वो तब जाके आप बोलोगे कि हाँ सर ये रजिस्टर्ड है, ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, इसमें तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जीएसटी में लायबल होगा। तो गाइस ये 5 पैरामीटर्स थे सप्लाई के। सप्लाई शुड बी ऑफ अ गुड्स और सर्विस, सप्लाई में कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई शुड बी फॉर अ बिजनेस कोर्स, सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। बिना अब जैसे एग्जांपल अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, फिर हो गया आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, राइट, नेचुरल गैस हो गया, फिर आपका क्रूड हो गया, क्रूड, ठीक है, और फिर हो गया आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो फ्यूल होता है एविएशन के लिए,
उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ये सारे के सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये सारे के सारे क्या है पता है, ये सारे के सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी पे इस पे जीएसटी नहीं लगता है सर, इस पे कोई और टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स लगता है बताऊं? इसमें जो पहले टैक्स लगते थे इसमें वही सारे टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज, सेंट्रल वैल्यू जो भी है, इस पे सारे के सारे वही टैक्सेस लग रहे हैं बेटा। इसमें जीएसटी नहीं आया है, जीएसटी को इससे बाहर रखा गया है। इसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, आपको थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। जीएसटी अगर इसमें आ जाएगा ना तो इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, इसमें सरकार को लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि अभी अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना राइट अल्कोहल पे जीएसटी का नहीं दिया, क्योंकि डेफिनेटली जीएसटी में अगर कोई भी टैक्स लगेगा तो आधा सेंट्रल को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा। तो अल्कोहल पे अगर स्टेट अपना राइट छोड़ देता थोड़ा, तो अल्कोहल में जो राइट छोड़ता टैक्स कलेक्ट करने का, तो उसमें स्टेट को लॉस होता। स्टेट बोला भैया अल्कोहल को जीएसटी में मत लाओ। वैसे सेंट्रल ने बोला कि ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इसमें हम लोग अभी क्या कलेक्ट कर रहे हैं, इसके मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रहे हैं। तो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगा कि अगर ये स्टेट के पास थोड़ा पावर चला जाएगा, जीएसटी में अगर चला जाएगा, तो इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर खाएंगे। तो दोनों मिलकर खाएंगे तो भैया नहीं नहीं, सेंट्रल बोला नहीं नहीं, तो ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इस पे भी हम जो है अपना जो है नहीं करेंगे, हम शेयर नहीं करेंगे। तो ये आज के डेट में जीएसटी में क्या कहा जाता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इस पे जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, तो इसके ऊपर सप्लाई का भी बात नहीं होगा। नेक्स्ट है सप्लाई जो करेगा दैट शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अल्टीमेटली जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए, ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड होंगे, इन्हीं को सप्लाई जो है अल्टीमेटली करना पड़ेगा दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर सी, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपके सामने अब स्टार्ट कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना कि इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं। सप्लाई में देखो और भी बहुत सारी चीज है बेटा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये अभी पढ़ा के मतलब नहीं है, वो सप्लाई चैप्टर में मैं कवर कराऊंगा। अभी हर चीज का आपको शॉर्ट चीज मैं बता दे रहा हूं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेवीज। अल्टीमेटली जीएसटी में कितने लेवीज होते हैं बेटा, ये समझने की कोशिश करना। अल्टीमेटली जीएसटी में कितने लेवीज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप कभी भी देखना, आपको कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जीएसटी लग रहा है, कभी जीएसटी नहीं लगता है। नाम सुने होंगे, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी वगैरह वगैरह, कुछ अलग तरह के कंपोनेंट लगते हैं टैक्सेस के। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी में अल्टीमेटली कितने लेवीज लगते हैं। तो जीएसटी में सबसे पहला जो लेवी होता है वो होता है सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, फिर होता है यूटीजीएसटी और फिर होता है आईजीएसटी। ये मेन टैक्सेस है। ऐसे तो एक और है जीएसटी सेस, चलो उसको भी बता ही देता हूं। एक और जीएसटी लगता है, वो अपने डिस्कस करेंगे, वो होता है जीएसटी सेस। ठीक है, तो सीजीएसटी क्या बोला मैं आपको, सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, फिर होता है यूटीजीएसटी, फिर होता है आईजीएसटी और फिर होता है जीएसटी सेस। ये 4 तरह के प्राइमरली लेवीज होते हैं जीएसटी में, जो कि लगाया जाता है अलग अलग कंपोनेंट के लिए। जैसे ही नेम सजेस्ट कर रहा है सीजीएसटी, इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन कलेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। एसजीएसटी कौन लेवी करता है, एसजीएसटी लेवी करने वाला है स्टेट गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंशियल कंट्रोल में, अल्टीमेटली इनका रेवेन्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अल्टीमेटली ये यूटी कलेक्ट करता है, यूनियन टेरिटरी। आईजीएसटी मतलब ये हो गया बेटा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों का मिक्सचर, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों का मिक्सचर, किसका पता है, C+S का मिक्सचर होता है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, ये भी लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके ऊपर हम आएंगे। और जो जीएसटी सेस होता है ये भी लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये 3 टैक्सेस को कंट्रोल करता है। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट करता है और यूटी जीएसटी यूटी करता है। तो ये जो सीजीएसटी है, क्योंकि सर आपको एक चीज मैं बता देता हूं, कोई भी टैक्स विदाउट एनी लॉ, कोई भी टैक्स विदाउट एनी लॉ कैन नॉट बी इम्पोज्ड। कोई बोल सकता है ये किसने कहा, इसको भी तो कोई सैंक्शन करेगा ना, इसको भी तो कोई इफेक्ट करेगा ना, कि कोई भी बोल देगा नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट एनी लॉ, नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट एनी लॉ। किसी भी टैक्स को कलेक्ट नहीं किया जा सकता हमारे देश में बिना किसी कानून के, बिना किसी लॉ के, बिना किसी फॉर्मल लॉ के नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा सर,
ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मैंने बताया मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक अलग क्लास लूंगा, अभी आपको बेसिक्स कराया जा रहा है, आप ये चीज समझो। वैसे जीएसटी क्या है? एक तरह का लेवी है। जीएसटी क्या है बेटा? एक तरह का लेवी है। जीएसटी क्या है? एक तरह का लेवी है। तो जीएसटी एक तरह का लेवी है, इसमें आता है सीजीएसटी। तो सीजीएसटी अपने आप में एक टैक्स है, एसजीएसटी अपने आप में एक टैक्स है, आईजीएसटी अपने आप में एक टैक्स है। तो ये सबके लॉज बने हुए हैं, ये सबके क्या बने हुए हैं? लॉज बने हुए हैं। तो आपको पढ़ाया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जीएसटी का, सीजीएसटी एक्ट 2017। आपको पढ़ाया जाएगा आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट 2017, ये आपके सिलेबस में है। सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट में। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, इनका भी अपना एक्ट है, इनका भी अपना एक्ट है। सिमिलरली देयर आर सेवरल एसजीएसटी एक्ट्स। वैसे इंडिया में बहुत सारे एसजीएसटी एक्ट्स है। इंडिया में एक यूटीजीएसटी एक्ट भी है जो यूनियन टेरिटरीज पे कॉमनली लग रहा है। इंडिया में बहुत सारे एसजीएसटी एक्ट है, हर स्टेट अपना अपना लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट का जीएसटी लॉ अपना अपना पास करके रखा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास्ड है। इनफैक्ट पार्लियामेंट सीजीएसटी एक्ट को सैंक्शन करके रखा है, आईजीएसटी एक्ट को सैंक्शन करके रखा है, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट को सैंक्शन करके रखा है, और सारे स्टेट्स अपने अपने एक्ट को सैंक्शन करके रखा है। पार्लियामेंट में अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरीज के भी लॉ पास होते हैं, तो पार्लियामेंट में यूटीजीएसटी एक्ट भी सैंक्शन किया गया है। तो गाइज ये सब लॉज बने हुए हैं और यही अपने को जो है आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 आप लोग के लिए सबसे बड़ा मेन लॉ है, और आईजीएसटी एक्ट, ये दो लॉ ही मेन अपने को पढ़ना है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी पूरा सेम है। इनफैक्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी पूरा सेम है, और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी पूरा सेम है। मतलब सारे प्रोविजंस जो है वो आते हैं सीजीएसटी से ही। कुछ भी चेंजेस सीजीएसटी में आता है वो ऑटोमेटिकली एसजीएसटी में भी आ जाता है, कुछ भी चेंज आईजीएसटी में आता है उसको जो है प्रॉपरली इफेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलो ये था अपना टाइप्स ऑफ लेवीज अंडर जीएसटी। इतने तरह के लेवीज लगते हैं। अब ये मुझे बताओ, हाउ विल यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि सप्लाई का नेचर क्या है और विच टैक्स टू बी लेविड। ठीक है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई, आपको पता कैसे चलेगा विच टैक्स टू बी लेविड। ओके, विच टैक्स टू बी लेविड, हाउ विल यू determine the nature of the supply and how will you see which tax to be levied। आपको कैसे पता चलेगा ये चीज। तो गाइज यहाँ पर एकदम क्लियर है, गवर्नमेंट एक बात कहता है कि देखो भाई, अगर आपको ये समझना है तो आपको ना दो चीज में आपको डिविजन्स करने पड़ेंगे। एक होता है इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी सप्लाई, सप्लाई जो आप विद इन द स्टेट कर रहे हो या विद इन यूनियन टेरिटरी कर रहे हो। एक होता है आप इंटर स्टेट या इंटर यूटी, यूटी समझते हो इंडिया में यूनियन टेरिटरी, लद्दाख हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है आपके जो है दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव हो गया, ये सब आपके यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज में भी अगर सप्लाई होगा तो वहां पर क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा आइए डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या, विद इन द स्टेट। इंट्रा मतलब लोकल, ठीक है, और इंटर मतलब क्या हुआ, अनदर। इंटर मतलब दूसरा स्टेट में, ठीक है, दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो। इंट्रा मतलब लोकल हो गया, आप लोकल स्टेट में या लोकल यूटी में जो है आप सप्लाई कर रहे हो। तो पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, रिपीट, पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो गाइस, तो यहां पर एकदम क्लियर है, यहां पर आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी लगता है। क्या लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। ऑब्लिक इसलिए बोल रहा हूं, आप या तो किसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो या तो आप किसी यूटी में सप्लाई कर रहे हो, दोनों में तो नहीं करेंगे ना एक साथ। तो या तो आप एसजीएसटी के लिए लायबल होंगे या तो आप यूटीजीएसटी के लिए लायबल होंगे। एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ही लगेगा, इसके लिए हमें ये दो फैक्टर जो है हेल्प करेगा निकालने के लिए। और ये दो फैक्टर क्या होता है, लोकेशन, क्या चीज का लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन। अल्टीमेटली वी हैव टू चेक लोकेशन ऑफ सप्लायर।
प्लस वी हैव टू चेक प्लेस ऑफ सप्लाई। अल्टीमेटली हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर का है वो हमें चेक करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर चेक करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जैसे आपको पता चलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी सप्लायर कहां पे है और वो सप्लाई किधर कर रहा है, अगर वो ये जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई है अगर वो सेम स्टेट में है, आई रिपीट सेम स्टेट में है, दोनों का लोकेशन एक स्टेट ही पड़ रहा है, या वो सेम यूनियन टेरिटरी में है, वो सेम यूनियन टेरिटरी में दोनों सेम यूटी में ही सप्लाई कर रहा है, मान लो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सप्लाई भी वही कर रहा है, तो ये लग जाएगा क्या सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। अंडमान एंड सॉरी वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल है तो क्या लग जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। और यहाँ पे रेवेन्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। ऑब्वियसली गाइज इस पे तो बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, कोई बात नहीं है। जीएसटी में जो रेट्स होते हैं, जो मेन रेट्स होते हैं वो क्या है, 5% है, वो 12% है, वो 18% है और 28% है। एग्जाम के लिए इतना ही काफी है, ये 4 रेट आपको पता होना चाहिए। और भी सेलेक्टेड रेट्स होते हैं, जैसे डायमंड ज्वेलरी पे 3% होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स पे 0.25 होता है, ठीक है, 1.5 भी होता है, अलग अलग रेट्स होते हैं, बट मेनली ये 4 ब्रैकेट में जीएसटी का रेट्स आता है। जो बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव सिन गुड्स लग्जरी गुड्स होता है जिसपे सरकार, जो जनरली लग्जरी वाले लोग लेते हैं, जो हाई वैल्यू वाले लोग लेते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाले लोग कंज्यूम करते हैं, मान लो रोल्स रॉयस का कार हो गया, बहुत बड़ा बड़ा हाई क्लास टीवी हो गया, मान लो आलीशान बंगले में, आलीशान होटल में, 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में आप स्टे कर रहे हो, तो सब पे जीएसटी कितना लगता है, 28% लगता है। दैट डिपेंड्स कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है। ऑब्वियसली जो बेसिक नेसेसिटी के गुड्स है, जो तुम्हारे एकदम बेसिक सर्विसेज है, जो बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, उस पर 5% या 12% जीएसटी लगता है। और जहाँ पे कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल नहीं है, एक स्टैंडर्ड रेट जो है जीएसटी का, उसको अपने 18% मान के चलते हैं। If any rate is not mentioned in your examination, you will have to assume that the rate is 18%। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जीएसटी का रेट चाहिए और आपको रेट नहीं पता, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि आपका जीएसटी का रेट 18% है सर, ठीक है ना। तो ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको अपने शॉर्ट में क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, और लोकेशन ऑफ सप्लायर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एलओएस। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों अगर सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो सेम स्टेट में है तो यह लग जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और सेम यूटी में है तो यह लग जाएगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, ठीक है। ये दोनों तरह के आपके लेवीज माने जाएंगे अगर ये सेम स्टेट एंड सेम यूटी के हैं। सिमिलरली सर अगर इंटर स्टेट हो गया या इंटर यूटी हो गया तो यहां पर क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। बस एकदम क्लियर है, यहाँ पे एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। इसलिए मुझे बताओ, जब हम सीजीएसटी का बात कर रहा है तो यहां पर जीएसटी का रेट क्या होगा, सीजीएसटी का 2.5, 6, 9 और 14, ये सीजीएसटी का रेट होगा, यही एसजीएसटी का रेट होगा और यही यूटीजीएसटी का रेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आधा आधा लगेगा, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, सीजीएसटी 6, एसजीएसटी 6, सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9 एंड द स्टोरी गोज ऑन। बट आईजीएसटी में कभी भी ऐसा नहीं है, आईजीएसटी हमेशा किस पे लगेगा, आईजीएसटी हमेशा 5% लगेगा या 12% लगेगा या 18% लगेगा या 28% लगेगा। अलग अलग रेट के बेसिस पे अलग अलग टैक्सेस लगेंगे। तो यहां पर अपने क्या चेक करते हैं, यहां पर हम चेक करते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर, यहां पे हम चेक करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पे आप क्या करोगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा अपना लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पर आप ध्यान देना, यहां पे हो जाएगा अपना डिफरेंट स्टेट, यहां पर अपना हो जाएगा डिफरेंट स्टेट, यानी कि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट में है, एक महाराष्ट्र में है और एक यूपी में है। सप्लायर उत्तराखंड में है, सप्लाई कर रहा है दिल्ली में, अलग अलग स्टेट में है। गाइज यहां पर डेफिनेटली आईजीएसटी लगेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सर अलग अलग यूटी में है, आई रिपीट अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेशन ऑफ सप्लायर है, लक्षद्वीप में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो ये हो गया डिफरेंट यूटी, यहां पे भी आईजीएसटी लगेगा। या ये भी हो सकता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर तो स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे यूटी में है, तो यहां पर भी क्या लगने वाला है, आईजीएसटी लगने वाला है दोस्त। यहां पे भी क्या लगने वाला है, आईजीएसटी लगने वाला है। तो ये तीनों सिचुएशंस में क्या लगने वाला है, आईजीएसटी लगेगा सर। तो स्टेट टू स्टेट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। स्टेट टू स्टेट में क्या हो गया, बेसिकली WB से लेकर मान लो यूपी, डिफरेंट यूटी में क्या हो गया, मान लो लक्षद्वीप से लेकर आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। वैसे वन स्टेट वन यूटी में क्या हो गया, वेस्ट बंगाल से लेके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया,
जब मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, एवरीथिंग विल बी देयर इन माय मटेरियल, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई, विच टैक्स टू बी लेविड, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, अनदर जो जीएसटी है वो डिपेंड करता है ये दो इंडिकेटर्स पे। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कैसे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसका क्या है, आपको पढ़ाया जाएगा आईजीएसटी एक्ट में, आपको पढ़ाया जाएगा आईजीएसटी एक्ट में, अलग लॉ है, इसके ऊपर अलग डिस्कशन करेंगे, अलग चैप्टर है, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर कैसे बताया जाएगा, ये भी आपको बताया जाएगा आईजीएसटी एक्ट में, कि अल्टीमेटली इंडिया में आईजीएसटी एक्ट में बताया गया है कि हाउ विल यू डिटरमाइन कि किसका सप्लायर का लोकेशन क्या है, हाउ विल यू डिटरमाइन कि उसका सप्लाई किधर हो रहा है, कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद आपको यह भी पता लगाना पड़ेगा कि सेम स्टेट है कि सेम ड्यूटी, अकॉर्डिंगली आप टैक्सेस को लेवी करेंगे। तो टैक्सेस को लेवी सही तरीके से करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। आई एम क्लियर? बोलो अब तो भाई आप लोग को हमें जो है चैट में लिखकर बोलना पड़ेगा कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई भी तरीके से आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही है। प्लीज चैट में लिख के बताइए गाइस, प्लीज चैट में लिख के बताइए कि सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है सर, ये हो गया अपना ये वाला पार्ट फिनिश, ठीक है। काइंड ऑफ टैक्सेस लेवी अपने समझ गए, किस तरीके से लेवी कैलकुलेट करते हैं वो भी अपने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ई, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां पर अपने बात करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का क्या सीन होता है सर। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का क्या सीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का क्या सीन होता है, एक्चुअली व्हेन आर यू अ टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी में ये पूछा जा रहा है कि व्हेन आर यू अ टैक्सेबल पर्सन, कि अल्टीमेटली आप जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन कब माने जाओगे, आप जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन कब माने जाओगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो अल्टीमेटली व्हेन आर यू कंसिडर टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो बेटा, आई नो मैं थोड़ा सा आपको मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यार ठीक है तुम एक अच्छा स्टूडेंट है, एवरेज से भी अबव एवरेज स्टूडेंट है और तुम समझ लेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज है सर। रजिस्ट्रेशन अल्टीमेटली कैसे कोई लॉ में रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ सकती है, पहले आप ये चीज समझो। व्हेन आर यू कंसिडर टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, इसके लिए ना बेटा आपको एक बार मैं सेक्शन में ऑफिशियली लेके जा रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो मैंने अभी तक कोई सेक्शन एंड ऑल का नामों तक नहीं लिया है, बट ठीक है, जब भी मैं कोई सेक्शन का नाम लूंगा मैं मानूंगा सीजीएसटी एक्ट का, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे बेटा, सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ना है अपने को। सीजीएसटी एक्ट में कुछ भी आता है वो सब कुछ रेप्लिकेट हो जाता है बाकी सारे लॉज में भी ऑटोमेटिकली, तो सीजीएसटी बेस लॉ है। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। मैं हिस्ट्री में अभी नहीं जा रहा हूं, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बेसिक्स चल रहा है। सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24, ये दो सेक्शन है जीएसटी लॉ में। आई रिपीट, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 में दो सेक्शन है जीएसटी लॉ में जो कंसर्न करता है रजिस्ट्रेशन को लेके। अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन हैज टू बी टेकन अंडर एनी ऑफ दीज टू सेक्शंस। एक होता है सेक्शन 22 और एक होता है सेक्शन 24। सेक्शन 22 बात करता है टर्नओवर ऑन बेसिस टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपकी टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर जाएगी, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन का जो लायबिलिटी आएगा वो सेक्शन 22 में आ जाएगा। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो है कैटेगरी आ जाएगा। और वो टर्नओवर जो है इसकी 3 लिमिट होती है बेटा, 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर आप इन 3 लिमिट्स में से किसी भी एक लिमिट को क्रॉस करते हो, डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा लिमिट लग रहा है। हो सकता है आपके लिए 10 लाख का लिमिट है, हो सकता है आपके लिए 20 लाख का लिमिट है, हो सकता है आपके लिए 40 लाख का लिमिट है। कौन सा लिमिट का मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक टर्म है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। अल्टीमेटली तुमको शॉर्ट में बताऊं तो पीएल में तुम्हारा जो क्रेडिट साइड होता है ना,
जो तुम्हारा क्रेडिट साइड होता है, मान लो सेल्स हो रहा है, अदर इनकम हो रहा है, वो सब तुम्हारा टर्नओवर होता है। हम लोग बात करेंगे, वेट करो। तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग हमेशा देखते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे तुम्हारा टर्नओवर अगर 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, 20 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर क्रॉस हो रहा है, किसी भी एक लिमिट आपके लिए लगेगा, तीनों लिमिट नहीं लग सकते किसी भी केस में, कोई भी एक लिमिट आपके लिए लगेगा, बट ये तीन पॉसिबल लिमिट होते हैं। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन तीनों में से कोई भी एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं ना फाइनेंशियल ईयर, डेफिनेटली यू विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एक रजिस्ट्रेशन होता है जो हम लोग लेते हैं बिकॉज आवर टर्नओवर हैज एक्सीडेड द लिमिट, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्रॉस कर जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो। रजिस्ट्रेशन लायबल अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 टू बी प्रिसाइज, अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस यानी there may be few cases where you will not be where you will be liable to take registration in some cases, और वो जो certain cases है that is situational based, that is applicable irrespective of turnover, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, मतलब आपका जो भी टर्नओवर हो उससे मैटर नहीं करता, आपका जो भी टर्नओवर हो उससे मैटर नहीं करता, आपके लिए ये इररिस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब बोलने का पॉइंट ये बेटा कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो लगता है सर्टेन केसेस में ये सिचुएशनल बेस्ड होता है, एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, चाहे आपका जो भी एग्रीगेट टर्नओवर हो डजेंट मैटर। ये सेक्शन ऐसा है जो बेसिकली एक होता है ना जिसको अपने बोलते हैं ये अट्रैक्टिव प्रोविजन है, ये इस सेक्शन में अगर आप फॉल कर गए ये बेसिकली फ्यू केसेस बताएगा, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है इसका, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अगर आप उसमें गिर गए, अगर आप उसमें फॉल कर गए तो यू विल बी कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये दो सेक्शन है जो जीएसटी लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बात करेगा, एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं यहां पे बीच में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। जीएसटी लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी मतलब समझ में आ गया, यू वर नॉट लायबल बट यू टुक वॉलंटरीली। वाई यू हैव टेकन दैट विल टॉक अबाउट इट इन आने वाले क्लासेस में, बट यस देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आप जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हो बिकॉज यू वांट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसके ऊपर में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेगा, अभी नहीं सर। टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता हूं, तो अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो भी मैं एक तरीके से टैक्सेबल पर्सन माना जाऊंगा, ऑल्दो नॉट लायबल। आई एम नॉट लायबल बट हैव टेकन वॉलंटरीली, नॉट लायबल बट हैव टेकन वॉलंटरीली, तो भी मैं रजिस्ट्रेशन ले लिया हूं तो भी मेरे लिए ये वाला जो है माना जाएगा, ठीक है, बाद में माना जाएगा, ठीक है। तो I am not liable to take registration, but yes, I have taken registration to claim input tax credit. I was not liable. I have taken voluntary registration. तो ये दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24, where you will be liable for registration under respective sections. ठीक है। टर्नओवर कैसे कब लिमिट एप्लीकेबल होता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है सर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट एफ में आते हैं, और ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इसको समझना बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। यही आने वाले टाइम्स में जितने जितने पॉइंट है ना, रजिस्ट्रेशन का एक चैप्टर है 5 क्लास, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक चैप्टर है 5 क्लास, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन सप्लाई एक चैप्टर है 6 क्लास, ये सारे एक एक चैप्टर तुम्हारा बनने वाला है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं तुमको चार्ज ऑफ जीएसटी, सुनो मत ध्यान से। अल्टीमेटली जीएसटी जब लगता है तो जीएसटी देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं चलो 3 तरह का बता देता हूं, ऐसे तो 2 है लेकिन चलो तीसरा भी है, तीसरा भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ चेक करो, तीसरा भी बता देता हूं कि जीएसटी जब लगता है तो जीएसटी 2 टाइप से लगता है।
एक होता है जब मैं जीएसटी लगा रहा हूं, तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज। एक होता है जब हम बोलते हैं कि जीएसटी लग रहा है किसके अंदर में, रिवर्स चार्ज के अंदर में। एक होता है जीएसटी किस में लग रहा है मेरा, रिवर्स चार्ज के अंदर में। और एक है जिसको हम बोल सकते हैं ई कॉम ऑपरेटर, ई कॉम ऑपरेटर। ये थोड़ा सा करते हैं एक बार डिस्कस, पहले पहला दो पे बात करते हैं अपने। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड ई कॉम ऑपरेटर। जब मैं फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, it's basically the first point which I have discussed with you, that a supplier has supplied to a recipient. ठीक है, ultimately GST is collected, ultimately GST is collected, या मैं बोल सकता हूं charged to the recipient। ठीक है, GST कलेक्ट हुआ और रेसिपिएंट से चार्ज हुआ सर, इसी को बोलते हैं अपने फॉरवर्ड टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज, जो अपने नॉर्मली समझते हैं। यानी कि यहाँ पे सप्लायर की लाइबिलिटी आती है, सप्लायर इज लायबल टू पे टू दी गवर्नमेंट। कभी कभार अब तुम्हारे माइंड में ये आया है कि नहीं आया मुझे पता नहीं, मैं तुमसे ही सवाल पूछ रहा हूं कि सर मान लो सप्लायर जीएसटी चार्ज करना ही भूल गया रेसिपिएंट से, भूल गया वो, अब रेसिपिएंट बोलता है मैं टैक्स नहीं दूंगा, तुम भूल गए, तुम जानो, तुम्हें टैक्स रिकवर करना चाहिए था। लायबिलिटी अल्टीमेटली किसकी है, सप्लायर की है। रेसिपिएंट को सरकार कुछ नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा रेसिपिएंट सप्लायर को बोलेगा। अब होगा क्या कि मान लो सप्लायर ने 10 लाख रुपीस प्लस जीएसटी कलेक्ट करना था, वो भूल गया ऐसे जीएसटी कलेक्ट करना, मिस हो गया उसको, 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद याद आया कि मुझे जीएसटी कलेक्ट करना था, तो सप्लायर क्या करेगा अल्टीमेटली, उसको 10 लाख में से ही जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी उसको अपने हिस्से में से, अपना रेवेन्यू में से कट लेके, हिट लेके जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, दिस 10 लाख विल बी कंसिडर्ड इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और अगर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 ये बचेगा सप्लायर के पास, और 10 लाख डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 ये बन जाएगा मेरा जीएसटी जो मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बैक कैलकुलेशन क्यों में, कि इसमें 18% इंक्लूडेड है, तो डिवाइड बाई 118 इंटू 100 ये हो गया मेरा वैल्यू और ये हो गया मेरा टैक्स। आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 ये हो जाता है मेरा 1,52,542। तो इतना का टैक्स सप्लायर को खुद से पॉकेट से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर है। अल्टीमेटली लायबिलिटी किसके ऊपर है, सप्लायर के ऊपर। इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है, एवरीवेयर लायबिलिटी इज ऑन सप्लायर। हाँ, वो नॉर्मली क्या करते हैं, 10 लाख में जीएसटी ऐड करके चार्ज करते हो, तो 10 लाख उसका है, जीएसटी गवर्नमेंट का है, जीएसटी उसने गवर्नमेंट के ब्याफ में कलेक्ट कर लिया। अगर उसने नहीं कलेक्ट किया तो उसकी गलती है, अल्टीमेटली लायबिलिटी सप्लायर की होगी, सप्लायर को जीएसटी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बेटा रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। रिवर्स चार्ज में एज द नेम सजेस्ट एवरीथिंग इज रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब अल्टीमेटली जो लायबिलिटी आएगी वो रेसिपिएंट पर आएगी, लायबिलिटी टू पे जीएसटी। तो सप्लायर विल नॉट चार्ज एनी जीएसटी, सप्लायर कभी भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। इनफैक्ट सप्लायर को करना ही नहीं है, रेसिपिएंट की ही लायबिलिटी आएगी, रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा, सप्लायर क्या करेगा, उसको 1 लाख का इनवॉइस इशू कर देगा, एंड रेसिपिएंट क्या करेगा, 1 लाख तो सप्लायर को दे देगा, मान लो उस पर 18% जीएसटी है, वो गवर्नमेंट को दे देगा, रेसिपिएंट उस पर टैक्सेस सरकार को दे देगा डायरेक्टली। यानी यहाँ पे डायरेक्टली रेसिपिएंट को गवर्नमेंट को देना है, नॉट बीइंग ऑफ बिकॉज इज अ सप्लायर, बिकॉज रिवर्स चार्ज आ गया है। और रिवर्स चार्ज क्लियरली बोलता है कि जीएसटी जो है वो रेसिपिएंट को अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो रेसिपिएंट को अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, अल्टीमेटली उसी के ऊपर जो है जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट चार्जिंग जीएसटी, रेसिपिएंट क्या करेगा, डायरेक्टली लायबिलिटी किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। दिस इज हाउ रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। अब ये कैसे आती है इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे रिवर्स चार्ज में। यानी एक चीज अब अगर आप नोटिस कर लिए होंगे तो रिवर्स चार्ज में जैसे यहां पर क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज में आउटपुट टैक्स आएगा, इनपुट टैक्स भी आएगा। समझ में आ रहा है आपको, इनपुट टैक्स भी आएगा, बट रिवर्स चार्ज में कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज टैक्स इज नेवर कलेक्टेड ओनली। रिवर्स चार्ज में इनपुट टैक्स आता है। क्या होता है, इनपुट टैक्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा है। टैक्स कलेक्ट ही नहीं हुआ तो क्या चीज का आउटपुट टैक्स,
बट यहाँ पे इनपुट टैक्स आएगा बिकॉज रेसिपिएंट इज डायरेक्टली पेइंग टू द गवर्नमेंट, तो रेसिपिएंट इनपुट टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज में, आउटपुट टैक्स पे नहीं करता है। ये चीज क्लियर करना, रेसिपिएंट कभी भी जीएसटी पे नहीं करता है आउटपुट टैक्स, वो इनपुट टैक्स पे करता है। अब मैं तुम्हें ई कॉम ऑपरेटर, एकदम सिंपल एग्जांपल है अमेजन का, स्विगी का, जोमैटो का, फ्लिपकार्ट का, ये सब बेटा जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू सप्लाईज की जाती है of goods and various services, who collects the payment on behalf of the supplier and they remit the payment to the supplier by deducting some commission। यह है ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन। हम लोग डिटेल में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, बेसिक्स में तुम बस इतना समझो कि एक सप्लायर होता है, वो रेसिपिएंट को सप्लाई जरूर कर रहा है बट डायरेक्टली नहीं कर रहा है। ओला उबेर का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ई कॉमर्स में, ओला उबेर, ठीक है, अर्बन क्लैप, ये सब परफेक्ट एग्जाम्पल है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। अब होता क्या है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सप्लायर इफ प्रोवाइड करता है एनी नोटिफाइड सर्विसेज, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इफ एनी सप्लायर सप्लाई सम नोटिफाइड सर्विसेज, सर्विसेज का बात कर रहे हैं, गुड्स का बात नहीं कर रहे हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सम सर्विसेज, दैट टू अ वेरी फ्यू नोटिफाइड सर्विसेज, जनरली वो सर्विसेज जो जनरली ई कॉमर्स मॉडल में ऑपरेट हो रहा है आज के डेट में। आज तुम देखो खाना, फूड, आज तुम देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आज तुम देखो होटल्स की जो बुकिंग हो रही है, अकोमोडेशंस की, आज तुम देखो जो फर्नीचर, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग सर्विसेज जो हो रहा है, ये सब कुछ ऑनलाइन मॉडल में बहुत ईजिली मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अब तुम गवर्नमेंट का लॉजिक समझो कि बेटा अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और वो अगर किसी भी रेसिपिएंट को अगर सप्लाई कर रहा है, तो यहां पर तो सरकार को जीएसटी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है। टैक्सेबल पर्सन पे जीएसटी लगेगा, ये तुमको पता होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, कैसे, ये दो सेक्शन के बेसिस पे। तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि या तो रजिस्टर्ड है या तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो सर आउटपुट टैक्स है तो इनपुट टैक्स यहां पर होगा। अनरजिस्टर्ड अगर रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है तो यहां पर जीएसटी लायबिलिटी नहीं आ रही है। बट मुझे बताओ, यही अनरजिस्टर्ड होटल, मान लो एक होटल का एग्जांपल लेते हैं, एक होटल है, वो दुकान, होटल प्रीमाइसेस है उसका, अपने रेस्टोरेंट चला रहा है, उस पर जीएसटी वो चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो नहीं पे कर रहा है जीएसटी। लेकिन वही होटल स्विगी जोमैटो के थ्रू बुकिंग कर रहा है, स्विगी जोमैटो के थ्रू उसका सारा सर्विस जा रहा है, तो यार स्विगी जोमैटो के थ्रू जा रहे तो स्विगी जोमैटो तो उस पर जीएसटी पे कर सकता है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हे स्विगी जोमैटो, अगर तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन लोगों का अगर सप्लाई किया, या फिर नॉर्मल भी, अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिपिएंट को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर ये सर्विस दे रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मान लो जोमैटो स्विगी के थ्रू इनका सारा सर्विस जा रहा है, कस्टमर बुक कर रहे हैं फूड, और उनका जो फूड है स्विगी के थ्रू आ रहा है, अल्टीमेटली स्विगी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है, जोमैटो के प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है, तो यार जीएसटी पे करना पड़ जाएगा ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही, एज एफ ही इज द डीम्ड सप्लायर। बट ये सब में नहीं है बेटा, आपको पढ़ाया जाएगा, ये नोटिफाइड सर्विसेज पर है। टैक्स विल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स विल बी पेड बाय द ई कॉमर्स operator. Am I clear on this? Tax will be paid by the e-commerce operator. ठीक है, tax will be paid by the e-commerce operator. तो ये फ्यू सर्विसेज थे, ये फ्यू टॉपिक्स थे जो आज मैं सोचा कि आपको एक बार बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक्स अपने स्टार्ट किए, ठीक है, ये बेसिक्स अपने स्टार्ट किए बेटा, ये आपका बेसिक्स था। ये देखो हमारा पहला चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ आपका यहां पर लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। वंस आई हैव कंप्लीटेड माई नोट्स, वंस आई हैव कंप्लीटेड माई लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैं आपको ये नोट्स में लेकर चलूंगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है अगर इनिशियल अभी आपको बुक नहीं मिला है, कोई बात नहीं है भाई, आप लोग को ये सब का पीडीएफ नोट्स आपके क्लास स्लाइड्स के लिंक में है, वो आप लोग आराम से वहाँ से एक बार इनिशियल जो है प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। नहीं भी चलना प्रिंट आउट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स मैं दे के रखा हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो जाएगा अपने एग्जाम्स के पहले। ठीक है, मैं सब नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर कॉपी व्हेन इट कम्स टू नोट्स। तो आशा करता हूँ सर
कि आपको आज का क्लास समझ में आया एंड दिस वाज अ फर्स्ट क्लास ऑफ आवर इनडायरेक्ट टैक्सेस and trust me, I am going to make this journey very very beautiful for you and you will love this subject. फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का है, इंटर में 50 मार्क्स का, तो फाइनल में 100 मार्क्स का है. अगर आप अभी से ही ठीक तरीके से पढ़ोगे तो फाइनल लेवल विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. ट्रस्ट मी, जो स्टूडेंट्स फाइनल आईडीटी में भी 80 प्लस 75 प्लस ला रहे हैं वो वही सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट में भी अच्छा परफॉर्म किए थे और इंटरमीडिएट में भी आईडीटी को बहुत सीरियसली लिए थे सर. ठीक है, तो फाइनल में DT IDT 100 मार्क्स का है. इंटर में भले ही 100 मार्क्स का कंसोलिडेटेड पेपर है बट फाइनल में नहीं है, फाइनल में अलग अलग पेपर है. तो इसको अलग अलग इंपॉर्टेंस दीजिएगा. इट्स वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ टू, फॉर योर रियल लाइफ टू. आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास मज़ा आया, अच्छा लगा, वेल कनेक्टेड लगा, सब कुछ क्लियर हुआ. मैंने आपको एक क्लास पढ़ाया है, इसके नोट्स अभी अपलोड नहीं होंगे ड्राइव पर. इसके नोट्स मतलब कोई अगर स्टूडेंट डेफिनेटली रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा होगा तो भाई तुम चेक कर लेना, तुमको बाद में मिल जाएगा. बट जब ये लेक्चर हो रहा था तो भैया मेरा सिस्टम क्या है, मैं एक बार चैप्टर ओवर हो जाता है उसके बाद मैं इसका पूरा नोट्स आप लोग को दे देता हूँ. ठीक है, बट कोई बात नहीं, इनिशियली मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. अभी एक बार अपलोड हो जाएगा, फिर अपडेट होगा तो फिर अपडेटेड नोट्स हो जाएगा, पुराना वाला डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर डूइंग इट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. फर्स्ट क्लास आपका यहीं पे ओवर होता है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी का फर्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में. अब आप लोग की कोई क्वेरी है तो मैं लेता हूं. सर सारा क्लासेस लाइव होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे. इनिशियल क्लासेस यूट्यूब पर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐप में अभी कन्वीनियंस आया नहीं है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार होता है ना कि सर एक बार आप यूट्यूब पे लो, धीरे धीरे हम लोग अभी भी एडमिशन्स हो रहा है इंटरमीडिएट में, तो धीरे धीरे हम लोग ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे. इनिशियल 5 to 6 क्लासेस जो होगा वो यूट्यूब पर होगा, उसके बाद हम लोग ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे. तो आप लोग को अगर एनरोलमेंट्स करवाने हैं तो आप लोग फटाफट जो है अपना एनरोलमेंट्स करा लेना. हमारे वेबसाइट पे अभी फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है इंटर DT IDT में एज वेल एज इन फाइनल DT IDT. यू कैन गो एंड जस्ट चेक आवर वेबसाइट फॉर दी फर्दर अपडेट्स, फॉर ऑल दी फर्दर डिटेल्स. ठीक है, दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. सर कितने क्लासेस यूट्यूब पर होंगे? आई थिंक यही कॉमन क्वेरीज है. कैन आई टेक योर December 25 रिकॉर्डिंग्स फॉर June 26? बिल्कुल भी नहीं दीपक, एडवाइजेबल नहीं है. हम फ्रेश लाइव बैच इसलिए करा रहे हैं क्योंकि DT में अमेंडमेंट्स काफ़ी है, GST में भी मैं सब कुछ फ्रेश करा रहा हूँ. तो तुमको क्यों लेना है December 25 रिकॉर्डिंग्स? लेना है तो फिर ये एकदम 100% इस माइंडसेट से लेना कि June 26 में अगर आप दे रहे हो, December 25 का टर्म ले रहे हो, एग्जाम रिकॉर्डिंग्स ले रहे हो, तो फिर आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो बाद में देखने पड़ेंगे. अगर आप उसके लिए रेडी हो तो येस यू कैन टेक इट, कोई दिक्कत नहीं है. बुक तब कब आएगा बेटा? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन गोलू. देखो क्या अभी डायरेक्ट टैक्स में बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आए हैं और मैं उसी को अपडेट कर रहा हूँ. मैं अपने पूरे मटेरियल को चेंज कर रहा हूँ. मैं अपने मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवैम्प कर रहा हूँ. मैं बहुत ईजिली अपने करंट मटेरियल को दे सकता था, तो मैं इस बार पूरा न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ. एक नया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक नया तरीके से ऑब्जेक्टिव है मेरा ये बैच को कवर कराने का. तो फॉर दैट आई एम रियली रीवैम्पिंग माई मटेरियल अ लॉट. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने क्लासेस आपके लिए रोका नहीं है. सारा का सारा मटेरियल्स जो है, जो भी हमारा हो रहा है वो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ. मुझे आप एक वीक का टाइम दो. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं DT IDT का पूरा मटेरियल आप लोग को एक साथ जो है स्टार्ट कर दूं डिस्पैच करना. तो थोड़ा समय दो, वेरी सून यू विल गेट द मटेरियल. बट आप क्लासेस में आपकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगी. जब आप क्लासेस कर रहे हो तो सब चीज़ हम लोग नोट्स लिखेंगे क्लास में, सब कुछ पढ़ाया जाएगा. इसका इनफैक्ट सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी भी एक बार आपको इनिशियली दे दिया जाएगा सो दैट हम लोग मिस ना करें कोई चीज़ को. हम लोग पहले इनडायरेक्ट टैक्स कवर करेंगे, IDT पूरा कवर होगा, उसके बाद DT कवर होगा. पहले हम लोग पूरा IDT कवर करेंगे, फिर हम लोग DT कवर करेंगे. कोई स्टूडेंट को ये मन में नहीं लगना चाहिए कि सर हम लोग जो है हमारी जो है क्लासेस कैसे क्या होगी. सब कुछ जो है बहुत सीमलेसली कराया जाएगा. आप टेंशन उसका मत लो, सारा टेंशन मेरा है, आपका नहीं है. ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे. सर DT IDT कब तक खत्म होगा? अरिजीत, अप्रॉक्सीमेटली मेरा टारगेट है फेब मिड तक आपका क्लासेस जो है खत्म हो जाएगा. फेब मिड तक आपका क्लासेस जो है खत्म हो जाएगा. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट बिफोर दैट, बट क्योंकि फेस्टिवल्स इतने सारे हैं तो उसमें भी मेरे को कुछ हॉलीडेज जो है कैप्चर करके चलने पड़ेंगे. तो टू दैट एक्सटेंड उतना आपको जो है लीव वे देना पड़ेगा. बट येस, माई टारगेट इज कि मैं फेब मिड तक आपका क्लासेस फिनिश करा दूंगा. ठीक है, चलो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. कल सेम टाइम में मुलाकात होगी दोपहर को 3 बजे. बाय बाय, टेक केयर.